क्योंकि पहले भी बताया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो हम कर चुके हैं कि फॉर्मेट के सारे कंटेंट्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको याद होने चाहिए, उसमें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। बट थोड़ा सा नॉलेज से और थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ फर्दर डिटेल्स भी पता होनी चाहिए, जैसे कि आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या आ सकता है। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आगे जाके हम देखेंगे कि दो टाइप के बिजनेसेस में कैटेगराइज करते हैं, एक फाइनेंसिंग कंपनी और एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। फाइनेंसिंग कंपनी कैसी होती है, जिसका काम है लोगों को पैसा देना, लोगों से पैसा लेना, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, बाकी सारी। तो पॉइंट इज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस कि आपके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा क्या। तो मैंने तो बोला कि इंटरेस्ट रिसीव्ड आरएफओ का पार्ट है या अदर इनकम, अदर इनकम का पार्ट है। लेकिन बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड आरएफओ का पार्ट होगा या अदर इनकम, आरएफओ। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस whether an item would be a direct or an indirect item, whether it will be revenue from operations or other. तो सर फिर हमें कैसे पता चलेगा अगर कुछ मेंशन नहीं है अबाउट द नेचर ऑफ द बिजनेस? तो आप किनके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दोगे? एक्सक्यूज मी, अगर स्पेसिफाइड नहीं है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है तो आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दोगे? नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दो। ओके, revenue from operation means revenue earned by a company from its operating activities. Commonly it is net sales, sales minus returns for a manufacturing company और a trading company का मतलब होता है जो सामान खरीदते हैं बेचने के लिए। Fee earned by a service company and interest and dividend earned by a financial company. तो revenue from operations नॉर्मली नेट सेल्स होता है, नॉर्मली नेट सेल्स होता है कि मतलब आपने सामान जो बेचा वो आपका आरएफओ है। बट कह रहे हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, इट कैन बी इंटरेस्ट रिसीव्ड आल्सो, डिविडेंड रिसीव्ड आल्सो, बट फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी, कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उनके लिए फी अर्नड इज अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। स्क्रैप सेल्स, स्क्रैप सेल, सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप होता है वेस्टेज। जैसे कि अगर मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूँ, टेबल चेयर बनाता हूँ, तो क्या मेरा कुछ स्क्रैप होगा? होगा ही होगा, लकड़ी पूरी की पूरी तो यूज नहीं हो सकती, कटिंग होती है तो कुछ ना कुछ वेस्टेज होता ही होगा। तो क्वेश्चन है क्या सेल ऑफ स्क्रैप आरएफओ का पार्ट होगा या अदर इनकम? आप कितने सारे चैप्टर्स खत्म करके कहाँ पहुंच चुके हैं? आरएफओ का पार्ट होता है स्क्रैप सेल्स, आरएफओ का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि स्क्रैप उसी चीज से जनरेट हुआ है जिस चीज में आप डील करते हो। बट सर हमारा काम थोड़ी ना स्क्रैप बेचना, काम नहीं है। बट इट इज because of what you do. Scrap has been created because of you are a furniture dealer, so any income associated with it will also be a direct income. So scrap sales is also a net sales तो आ ही गया, ठीक है ना? Scrap sales is also a part of revenue from operations. Without clear? अदर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बाकी सारी इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब हम नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो आपके प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, इंटरेस्ट अर्न बाय नॉन फाइनेंस कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड बाय नॉन फाइनेंस कंपनी, सब बाकी सब तो ठीक है। एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक क्या है? हमने बचपन में भी सीखा था कि अगर पुराना प्रोविजन पड़ा हुआ है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में, उसको रिवर्स करते हैं अगर, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करते थे या क्रेडिट? प्रोविजन जब रिवर्स होता था तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता था या क्रेडिट? क्रेडिट। तो इट इज अ टाइप ऑफ इनकम ओनली
कि पुराना प्रोविजन रिवर्स कर दो, नए से शुरू करते हैं। प्रोविजन क्रिएट करना लॉस मानते हैं, एक्सपेंस। तो अगर कोई एक्सेस प्रोविजन है विच इज रिवर्स, इट इज एन इनडायरेक्ट इनकम, ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट इनकम। अदर इनकम क्लियर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्लियर। तो ये आ गया ना सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आरएफओ। तो आरएफओ में सेल्स एंड स्क्रैप सेल्स आएंगी नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या होती हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम। कोई भी डाउट? इंपॉर्टेंट है स्क्रैप सेल्स अंडर विच हेड? फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी में बैंक्स भी आते हैं, एनबीएफसीज भी आते हैं। बैंक्स एंड एनबीएफसीज। एनबीएफसीज क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, जैसे कि बजाज फाइनेंस। उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है बट इट इज अ फाइनेंसिंग कंपनी। तो इंटरेस्ट ऑन करना उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ये उनके आरएफओ का पार्ट है। डिविडेंड, बैंक क्या करते हैं? आपने जो पैसा बैंक में डाला हुआ है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उस पर जो वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, क्या वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? मैं बैंक हूँ, आपने बैंक में पैसे डाले, अब मैं उन पैसों का क्या करूंगा? इन्वेस्ट ही करूंगा ना। तो इन्वेस्टमेंट करना फाइनेंशियल कंपनीज के लिए काम होता है, उनके ऑपरेशंस का पार्ट होता है। मैंने कहीं और पैसे लगाए, उसी से तो आपका इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा। तो इसीलिए डिविडेंड रिसीव करना भी फाइनेंशियल कंपनीज के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डायरेक्ट इनकम होती है। कोई डाउट? इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसेस की कैटेगरी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये सब मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के लिए आपको बस क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स और ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल सिर्फ और सिर्फ किसके पास हो सकते हैं? जो एक मैन्युफैक्चरर है, जो ट्रेडर है, वो तो बना बनाया सामान खरीदता है और आगे बेचता है। क्या उसके पास रॉ मटेरियल हो सकता है? नहीं, रॉ मटेरियल तो किसके पास होगा? जो एक मैन्युफैक्चरर है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऑलरेडी बता चुका हूँ। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और कुछ नहीं, आपका नेट परचेजेस होता है। क्या होता है? नेट परचेजेस। नेट परचेज मतलब परचेजेस माइनस रिटर्न्स, और कुछ नहीं। जो आपने सामान खरीदा आगे बेचने के लिए। चेंज इन इन्वेंट्री आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। चेंज इन इन्वेंट्री किसका हो सकता है? चेंज इन इन्वेंट्री फिनिश गुड्स का हो सकता है, चेंज इन इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है, चेंज इन इन्वेंट्री आपके स्टॉक एंड ट्रेड का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। फिर तो सर रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वो तो ऊपर कवर हो गया ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मटेरियल आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या बचा? फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक एंड ट्रेड। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जांपल्स पता होना चाहिए। एग्जांपल है वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो सर वेजेस तो यहाँ आ गया, तो वेजेस अगर यहाँ आ गया तो फिर अदर एक्सपेंसेस में कैसे आ सकता है? मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने आ गई और उन्होंने अदर एक्सपेंसेस में दिखा रखा है, तो क्या उससे क्वेश्चन कर सकते हो कि ये क्या कर दिया आपने? नहीं कर सकते। तो उस सिनेरियो के लिए आपको पता होना चाहिए अदर एक्सपेंसेस में कुछ भी हो सकता है। टेक्निकली वेजेस शुड बी शोन अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बट थियोरेटिकली तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है ना। आपको ये पता होना चाहिए वेजेस इज द डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरीज इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, अगर आपको डिटेल दे रखी है तो। डिटेल नहीं दे रखी, सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिखा है, इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। फाइनेंस कॉस्ट मींस कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी ऑन द बोरोइंग्स। तो नॉर्मली क्या आता है इसमें? इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और अदर्स, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट आल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द बोरोइंग सच एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोन प्रोसेसिंग फीस। मैंने बैंक से लोन बोरो करा तो उस पर प्रोसेसिंग फीस लग सकती है, अगर लगी तो वो किस कैटेगरी में दिखाएंगे? फाइनेंस कॉस्ट। बैंक चार्जेस इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। बैंक चार्जेस
किस में आएंगे, फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, हो सकता है आएंगे, नहीं आएंगे, नो आइडिया। बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आते। बैंक चार्जेस किस में जाते हैं? अदर एक्सपेंसेस में। वाई? सिर्फ लिखा है बैंक चार्जेस, तो आपने बैंक पे अकाउंट खोला, आपका डेबिट कार्ड इशू हुआ, आपकी चेकबुक इशू हुई, उसके भी बैंक चार्जेस हो सकते हैं। क्या उन्होंने आपको लोन दिया कोई? क्या आपने कुछ फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा रेज करना। बिना पैसा रेज करे बैंक जो कमीशन ले रहा है वो बैंक चार्जेस, रूटीन एक्सपेंसेस है, वो आते हैं अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में। फाइनेंस रेज करने से रिलेटेड खर्चा, लोन प्रोसेसिंग फीस, तो आपने लोन अप्लाई किया, उसके प्रोसेसिंग फीस है, उससे रिलेटेड चार्जेस है, तो फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे। ओके। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आपको बताया था, डिबेंचर इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपने डिबेंचर्स इशू करे, आपको डिस्काउंट पे करने पड़े, क्यों? क्योंकि कोई आपके डिबेंचर्स खरीद नहीं रहा था। तो डिबेंचर इशू, पैसा रेज करने से रिलेटेड कोई खर्चा हुआ, फाइनेंस कॉस्ट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन पे हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे, अगेन अ लॉस, किससे रिलेटेड? फाइनेंस से रिलेटेड, अगेन अ फाइनेंस कॉस्ट। कोई डाउट? very important point. Bank charges are not shown under finance cost, they are shown under other expenses. कोई भी डाउट? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बता ही चुका, डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट्स पे होती है, अमोर्टाइजेशन इंटैंजिबल एसेट्स पे होती है। अदर एक्सपेंसेस में कुछ भी आ सकता है। नोट्स टू अकाउंट बताएंगे, अब उसकी तो एंडलेस लिमिट है, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, जैसे मैंने बताया उसमें लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, कुछ भी हो सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अदर एक्सपेंसेस में कुछ भी हो सकता है। क्या होगा? वो नोट्स टू अकाउंट्स बताएंगे, जो ऊपर कहीं कवर नहीं हो पाया, किसी कैटेगरी में नहीं आ पाया, वो यहाँ आ जाएगा। पार्टी एक्सपेंसेस, अगर वो स्टाफ से रिलेटेड थी तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आ चुके होंगे, स्टाफ वेलफेयर में। क्लाइंट से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है ना। अदर एक्सपेंसेस। रेंट पेड, क्या किसी कैटेगरी में आया ऊपर? तो अदर एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आया कहीं ऊपर? नहीं। टेलीफोन एक्सपेंसेस आया कहीं उधर? अदर एक्सपेंसेस में कुछ भी आ सकता है। मेन है ये साथ साथ समझना कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, नोट्स टू अकाउंट्स बताएंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इनडायरेक्ट मान लिया जाएगा।